सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। मैं तो नहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और अगर आवाज तुम लोगों को थोड़ी इधर उधर लगे तो थोड़ा मैनेज कर लेना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई होप कि तुम लोगों ने इससे पहले का पार्ट जरूर देखा हो। अगर नहीं देखा है तो तुम्हें यहाँ कुछ भी समझ नहीं आने वाला। और हमें अगर देख लिया है तो चलो फिर बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हमें हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था और आज फाइनली वो दिन आ चुका है जब वो डीमन जनरल वाला कंपटीशन होने वाला है, जिसका जो विनर होगा वो वाइस डीमन कमांडर बनने वाला है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि चारों तरफ लोग आ जाते हैं, पूरी तरीके से अरेना तैयार हो चुका था। इसी दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनाउंसर होता है ना, यानी कि जो इस मैच को देखभाल करने वाला है, जिसके अंडर में ये सारे बैटल किए जाएंगे, वो यहाँ पे अपने घोड़े पे सवार होके आता है। सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे थे कि ये तो वही है ना हेवनली डीमन सिटी के जो जनरल यानी कि जिन वुजू, जिन्होंने की स्काई डीमन कंट्री के जो 16 डीमन जनरल्स है उन्हें एक बार में हरा दिया था। यानी कि ये वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो कि एक मिडिल एज्ड मैन है और जिनकी एज तुम अर्ली स्टेज ऑफ एक्सटेंडेंट मान सकते हो। तो अब हम इसे यहाँ पे अनाउंसर कह के बुलाएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो यहाँ बाकी के जो डीमन कमांडर्स हैं, जिनमें की वाइस कमांडर्स भी शामिल है, उन सभी को यहाँ पे बुलाता है और जैसे ही वो यहाँ उनके नाम को अनाउंस करता है तो एक के बाद खचाखच जो डीमन कमांडर्स है वो सभी यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि एक के बाद एक काफी दिग्गज लोग आए थे, जिनमें से कि हेवन डीमन कमांडर से लेकर बाकी के जितने भी कमांडर्स थे वो सभी यहाँ पे आते हैं। सभी लोग उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं कि तभी यहाँ पे वाइस मार्शल शुआन को भी देखते हैं, जिससे कि पास बैठा कमांडर हुआ कहने लगता है कि मैंने सुना था कि आपको तो प्रमोट कर दिया गया है और आपकी ताकत भी ठीक ठाक थी, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आपकी कल्टीवेशन इस हद तक ड्रॉप हो गई। यहाँ पे हम देखते हैं कि कमांडर शुआन इस पे कोई जवाब नहीं देता कि तभी वो कहने लगता है कि वैसे इन डीमन जनरल्स की किस्मत कितनी ज्यादा अच्छी है, हमारे पास 2 स्पॉट वाइस कमांडर के लिए बचे हैं और इनमें से कोई 2 उस जगह को ग्रैब करेगा। कितने कमाल की बात है ना। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हुआंग फूशे ये वापस से उसे टीज करना शुरू कर देता है, जिस पर जो कमांडर शुआन है वो कहने लगता है कि बेहतर यही होगा कि तुम बाकी चीजों पे ध्यान दो। वैसे भी आज हम यहाँ पर फाइट देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं, ना कि आपस की झगड़ों के लिए। इसी के साथ वापस से उस बिगुल को यहाँ पे फूका जाता है और फिर यहाँ पे सभी लोग रिस्पेक्ट के साथ जो एम्परर है उनका इंतजार करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ एम्परर के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन एम्परर यहाँ पे नहीं आता, लेकिन अपना मैसेज सभी को भिजवा देता है। स्पेशली यहाँ का जो अनाउंसर था उसे वो मैसेज भिजवा देता है और वो सभी से कहने लगता है कि हमारे एम्परर किसी कारण के चलते यहाँ पे आज नहीं आ सकते। साथ ही हम देखते हैं कि एम्परर ने यहाँ पर अपना एक जेड भी भिजवा दिया था, जिसमें कि फरमान भी जारी था। साथ ही उन्होंने इस डीमन जनरल कंपटीशन की जो निगरानी है वो जो बाकी के 16 कमांडर्स हैं उन पे ये चीज छोड़ दी है और इस कंपटीशन के विनर के लिए उन्होंने जो पाइथन रॉब है और जो जेड बेल्ट है वो भी यहाँ पे उनके लिए छोड़ दिए हैं। जो विनर होगा उसे 3 आर्मीज के ऊपर कमांड हासिल होगी। इसी के साथ वो यहाँ पर सभी को आगे आने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि जितने भी डीमन जनरल्स और उनके जो वाइस डीमन जनरल्स हैं, यानी कि जैसे वांग लिन, मूलियाई का साथी है, वो लोग सभी आगे आने लगते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कमांडर शुआन है उनकी नजर लेकिन वांग लिन पे टिक जाती है, क्योंकि उन्हें वांग लिन का वो जो सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट से खाया गया वो अटैक याद आता है कि जिसकी वजह से इसे क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाना पड़ गया था। अब यहाँ पे हमें कंपटीशन के रूल्स बताए जाते हैं, जहाँ पे डीमन जनरल और उनका जो असिस्टेंट है, यानी कि इस बैटल में जो उनका दूसरा पार्टनर है, इन दोनों को 2 राउंड्स खेले होंगे और दोनों को ही अपने राउंड्स जीतने होंगे। ये नहीं होगा कि तुमने एक हारा और एक जीता। अगर तुम डीमन जनरल हो, तुम जीत रहे हो, तो तुम्हारा जो असिस्टेंट है यानी कि तुम्हारे पार्टनर को भी अपना राउंड जीतना होगा और दोनों में से कोई एक फेल हो गया तो तुम्हें कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा और तुम आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। और हाँ, जो लोग 4 मैचेस को लगातार जीतते हैं वो लोग राउंड 2 में पहुंच जाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ इस रूल में एक ट्विस्ट है कि जब बैटल होगा तो यहाँ कोई भी बंदा, कोई भी डीमन जनरल, कोई भी असिस्टेंट किसी भी डीमन जनरल की जान नहीं ले सकता। अगर तुम्हारा ओपोनेंट कोई डीमन जनरल है तो तुम्हें ख्याल रखना चाहिए कि तुम्हें बस उसे हराना है, ना कि मारना है। और अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे ऑन द स्पॉट वहीं पे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये जो अनाउंसर होता है ये पहले शी शियाओ को आगे बुलाता है और जैसे ही वो आगे आता है ना, सभी लोग यहाँ पे कहने लगते हैं कि ये तो अपनी स्ट्रेंथ के साथ टॉप 3 में बहुत इजीली जगह बना सकता है। यहाँ पे मूलियाई जैसे इसे देखता है उसे याद आ जाता है कि लास्ट टाइम जब इन दोनों का एनकाउंटर हुआ था तो यहाँ पे शी शियाओ की जो ओवरऑल स्ट्रेंथ थी वो कितनी ज्यादा कमाल की थी। वांग लिन यहाँ पे कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि इसकी ताकत बहुत ज्यादा है, कोई भी इसे चैलेंज करने नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी शी शियाओ को देखकर उसे चैलेंज नहीं करता। अब यहाँ पे वो कमांडर, अब यहाँ पे वो अनाउंसर कहता है कि अगले 10 सांसों में अगर कोई भी इसे चैलेंज नहीं करता तो मैं खुद ही यहाँ पे किसी को चुनूंगा। लेकिन इससे पहले कि उसकी बात खत्म हो पाती, यहाँ पे मोयुन जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज का कल्टीवेटर है वो यहाँ पे आ
आगे आता है और ये एक डीमन जनरल और कहता है कि मैं इसे चैलेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कमांडर हुआंग है वो कहने लगता है कि मो युन ठीक ठाक ताकतवर है, इसका एक स्पेल बहुत ही ज्यादा कमाल का है, लेकिन तभी यहाँ पे जो कमांडर शुआन है वो कहता है कि ये शी शाओ के सामने कुछ भी नहीं, ये इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब यहाँ पे मो युन सीधा अपने अटैक्स को प्रिपेयर करता है और उसकी तरफ चार्ज करता है, लेकिन अगले ही पल यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे वो उसके करीब जाता है शी शाओ अपना एक फिंगर उठाता है, उसकी तरफ थ्रो करता है और इतनी तेज लाइटनिंग उसे हिट होती है ना कि वो मुंह के बल गिरता है, उसकी कल्टीवेशन भी यहाँ पे ड्रॉप हो जाती है और इमीडिएटली वो हार जाता है। यहाँ पे अनाउंसर अनाउंस करता है कि फर्स्ट राउंड का विनर है शी शाओ। शी शाओ भी बहुत एरोगेंटली यहाँ पे मो युन से कहता है कि यहाँ से चुपचाप दफा हो जाओ और अपने असिस्टेंट को अब आगे भेजो, मुझे यहाँ पे एक पल भी और जाया नहीं करना। यहाँ पे हम देखते हैं कि मो युन चला जाता है, उसका असिस्टेंट मैदान में एंट्री मारता है और सभी लोग कहने लगते हैं कि अब ये मैच देखने में और ज्यादा मजा आएगा। वांग लिन को समझ नहीं आ रहा था कि रूल के अकॉर्डिंग ऑलरेडी अगर कोई एक मैच हार जाता है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो आखिर इसका असिस्टेंट मैदान में अगर जीत भी जाता है तो क्या ही बदल जाएगा। वांग लिन कंफ्यूज था कि आखिर ये फाइट करने जा क्यों रहा है और लोग इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि मो युन का असिस्टेंट अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें हमारे जायंट स्पिरिट सेक्ट की ट्रू पावर को दिखाऊंगा। ये जैसे ही वो कहता है तो वो वन फोर्स ब्रेक ऑल लॉ नाम की एक टेक्निक का यूज करता है, जिससे इसकी बॉडी ग्रो करती है और वो काफी ज्यादा बड़ा होने लगता है। यहाँ पर वो इतना ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है कि सिर्फ अपने एक सिंगल पैर से ही वो यहाँ शी शाओ को कुचल देता है, लेकिन अगले ही पल शी शाओ उसके पैर को तोड़ते हुए उसके बीच से निकलता है और यहाँ अपना एक सिंगल स्ट्राइक से ही वो उसे जमीन पे गिरा देता है। यहाँ पर उसका स्पिरिचुअल हैंड वाला पाम अटैक इतना पावरफुल था कि वो अगले ही पल नॉर्मल हो जाता है और तब जाकर शी शाओ उस पर ब्लैक स्मोक से अटैक करता है, जिसके चलते ये बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है। यहाँ पर वो उसकी जान लेने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर यहाँ जो असिस्टेंट था वो कहता है कि प्लीज मैं अब और आगे फाइट नहीं करना चाहता, मुझे मत मारो। वांग लिन यहाँ समझ जाता है कि डीमन एम्परर के लॉ की वजह से जो डीमन जनरल्स हैं उनकी जान तो नहीं जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये जो आउटसाइडर्स है यानी कि जो असिस्टेंट्स है जो कि यहाँ से बिलोंग नहीं करते, इनकी जान ये लोग धड़ल्ले से ले सकते हैं। यहाँ पर जितने भी असिस्टेंट्स है मैं जानता हूँ कि ये लोग कुत्ते की मौत आज मारे जाएंगे। अब यहाँ पे शी शाओ उस बंदे को मारने के लिए उसके करीब जाता है, जिसके बाद वो कहता है कि डीमन जनरल्स के साथ हम लाइफ एंड डेथ का बैटल नहीं खेल सकते और जो कि काफी ज्यादा बोरिंग है, लेकिन एटलीस्ट हम तुम्हें तो मार सकते हैं। बस फिर क्या ये कहना था और वो यहाँ पे ऑन द स्पॉट उसे मार देता है, जिससे सभी लोगों को एक साफ मैसेज मिल जाता है कि यहाँ पर जो असिस्टेंट्स हैं वो लोग सेफ नहीं है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो शी शाओ है वो इमीडिएटली मू लिहाई का नाम लेता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब बैटल हुआ था उस रूल के अकॉर्डिंग जो भी राउंड जीतेगा वो यहाँ पे अपना ओपोनेंट खुद चूज कर सकता है। अब यहाँ पे वो मू लिहाई को बुलाता है और कहता है कि चलो हमारे पुराने स्कोर को आज यहाँ सेटल किया जाए। यहाँ पे जो मू लिहाई है वो मुंह पे कहता है कि मैं ऑलरेडी मुंह फेस से हार चुका हूँ और हमारे एग्रीमेंट के मुताबिक मैं यहाँ पे बैटल नहीं लड़ सकता। अब यहाँ पे ये सुनकर शी शाओ को गुस्सा तो आता है, तभी उसकी नजर जाती है वांग लिन पे। वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारा ये जो असिस्टेंट है इसे आगे भेजो। अब यहाँ पे वांग लिन हंसता है और कहने लगता है कि मुझे अगर पता हो कि जिस बैटल में मैं मरने वाला हूँ मुझे ऐसी बैटल लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये सुनकर सारे के सारे जो कमांडर्स होते हैं ना ये शॉक्ड हो जाते हैं। वो लोग हैरानी के साथ वांग लिन की तरफ देखते हैं कि तभी वो अनाउंसर शी शाओ से कहता है कि डीमन जनरल शी शाओ, ये राउंड पहला राउंड है और यहाँ पे तुम्हें समन किया गया है, तो फर्स्ट राउंड में तुम किसी को भी यहाँ पे अपनी मर्जी से चैलेंज नहीं कर सकते, चुपचाप पीछे हट जाओ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शी शुआन को ना चाहते हुए भी पीछे हटना पड़ता है, लेकिन वो जाने से पहले एक किलिंग इंटेंट के साथ वांग लिन की तरफ देखते हुए मन में कहता है कि मू लिहाई तो फाइट नहीं कर सकता, पर तू तो कर सकता है ना, जब तुझसे मेरा सामना होगा तेरी हड्डी पसली में एक कर दूंगा। अब यहाँ पे ये जो आंसर होता है ये वांग लिन की तरफ देखता है और कहता है कि ए सुनो, हाँ तुम अब आगे आओ। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन आगे बढ़ता है। अब उसे देखते साथ ही जो कमांडर शुआन है उनकी सांसें तेज हो जाती हैं और वो वांग लिन को बहुत गौर से देखता है, जो देखकर जो कमांडर हुआंग है वो कहने लगता है कि क्या बात है कमांडर शुआन, क्या आप इस लड़के को जानते हो? कमांडर शुआन अपनी धीमी आवाज में कहता है कि नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये जो लड़का है इसके रहते इस डीमन जनरल के इस कंपटीशन को ना प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो सकता है और जहाँ तक हो सकता है कि शायद ये टॉप 3 में भी जगह बना ले। उसकी बातों को ना कमांडर हुआंग ऐसे हल्के में लेता है। वो कहता है कि ये एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज का कल्टीवेटर टॉप 3 में जगह बनाएगा। यहाँ पे जितने आधे डीमन जनरल्स है ना ये उससे कई गुना ज्यादा बेहतर होंगे और कई गुना ज्यादा उनमें पोटेंशियल है, तो आखिर आप कैसे कह सकते हो? एक आउटसाइडर जो कि हमारे डीमन कंट्री से तो बिलोंग भी नहीं करता, आखिर आप कैसे कह सकते हो कि ये टॉप 3 में जगह बना सकता है? उसके बातों पर यहाँ पे जो वाइस कमांडर शुआन है वो कहने लगते हैं कि वाइस कमांडर हुआंग, अगर आपको यकीन नहीं तो क्यों ना हम एक शर्त लगाते हैं, अगर मैं इस बेट को हार जाता हूँ और ये लड़का अगर इस चैंपियनशिप को जीत नहीं पाता तो मैं आपको मेरा जो हेवनली बैनर है ना वो दे दूंगा। ये सुनकर वाइस कमांडर हुआंग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जिसपे कमांडर शुआन कहने लगते हैं लेकिन अगर ये लड़का पहुंच जाता है और मैं शर्त
जीत जाता हूँ तो आपका जो येलो प्रोफाउंड पिल है वो मैं ले लूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बात सुनकर कमांडर हुआंग जोर जोर से हंसता है। वो कहने लगता है कि आज तो फिर आपका ये जो हेवनली बैनर है ना ये मेरा होके रहेगा। अगर आप सोच के आए हो कि आपको हारना है एटलीस्ट कोई अच्छी सी बेट लगा दे। ये कहते साथ ही वो जोर जोर से हंसता है। अब यहाँ पे जो कमांडर शुआन है वो मन में कहता है कि अगर तुमने एक बार इसकी वो स्ट्राइक झेली होती ना तो आज तुम हंस नहीं रहे होते। इसी के साथ वांग लिन मैदान में आता है तो उसे चैलेंज करने एक डीमन जनरल मैदान में उतरता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बंदा जिसका नाम AOD है वो पहले ही ठान के आया था कि भाई मुंह लिहाई लड़ नहीं सकता, इसका जो असिस्टेंट है वो मुझे मार नहीं सकता, तो ये अकेले मुझसे और मेरे असिस्टेंट से कैसे जीत सकता है। यहाँ पे ये भी आते साथ ही बड़ी बड़ी बातें करने लगता है और वांग लिन से कहता है कि लड़के अगर तुम अभी के अभी इसी वक्त मेरे सामने झुककर रहम की भीख मांगो तो शायद मेरा इरादा बदल जाए और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, क्योंकि तुम तो मुझे मार नहीं सकते है ना। अब यहाँ पे ये सुनकर वांग लिन इससे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो। जो सुन के इसे गुस्सा आता है वो जमीन पे अपना पैर पटकते हुए कहता है कि लगता है कि तुम्हारी अकल तो ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। अब जैसे ही वो पैर पटकता है जमीन से बहुत बड़े बड़े रेड कलर की जो वाइन्स होती है वो निकलती है, वांग लिन को पकड़ने के लिए जाती है। वांग लिन इनसे डॉज करता रहता है कि तभी यहाँ पे AOD अपने एक और अटैक को प्रिपेयर करते हुए कहता है कि देखता हूँ कि तुम कब तक डॉज करते हो। और फिर वो यहाँ पे अपने उस बीस्ट को भी यहाँ पे समन करता है जो कि एक जायंट सा टर्टल होता है और यहाँ जो वांग लिन अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को निकालकर उस पे अटैक भी करता है। अब यहाँ पे इसी दौरान वो वांग लिन पे बहुत से स्लैश अटैक करता है जो कि एरोस के रूप में होते हैं, लेकिन वांग लिन भी अपनी शील्ड को बनाकर उनसे डॉज करता है। इसी दौरान फाइट के बीच में वांग लिन उस पर सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट से अटैक करता है। यहाँ पे जैसे लाइफ फोर्स सील इससे टकराती है तो इसे काफी ज्यादा पेन होता है और वांग लिन अपने सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट की लाइफ फोर्स सील्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि जिस ताकत के दम पे तुम इतना उछल रहे थे वो इतनी भी खास नहीं है। अब यहाँ सभी लोग इसके बारे में ही बात कर रहे थे कि अगर इसकी जगह डीमन जनरल शी ज़ियाओ होता ना तो मजा कुछ और ही आता। AOD तो इसके सामने कुछ भी नहीं। अब ये सुनकर इससे गुस्सा आता है कि तभी वो यहाँ पे अपनी जो आर्मर की ट्रू स्ट्रेंथ है उसे रिवील करता है, यानी कि उस टर्टल पे वो हाथ रखता है और यहाँ पे उसकी सारी प्रोटेक्टिव पावर्स को वो अनलीश करता है। तो एक डेस्परेट अटैक में चेंज हो जाता है और एक बहुत बड़ा सा स्पेयर यहाँ पे हमारे सामने आता है जैसे कि वो पकड़ता है और वांग लिन की तरफ थ्रो कर देता है। अब यहाँ पे लाइफ फोर्स सील्स जो कि वांग लिन को प्रोटेक्ट कर रही थी वो आगे आती है। वांग लिन स्माइल करता है और बंदे के सिंगल इशारे से यहाँ पर कई सारे लाइफ फोर्स सील्स आ जाते हैं जो कि इस स्पेल को ब्लॉक करने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये कौन सा स्पेल है। AOD भी हैरानी के साथ कहता है कि आखिर ये क्या है जो मेरी ब्लड गॉड एरो को भी ब्लॉक कर रहा है। वांग लिन अपनी मुट्ठी टाइट करता है, सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को यूज करता है, व्हाइट ड्रैगन इसके पास जाते हैं और इसका एक हाथ ही उड़ा देते हैं, जिसके चलते AOD काफी दूर जा गिरता है और यहाँ पे वो रूल्स का हवाला देते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि ये इस आउटसाइडर ने रूल तोड़ा है, इसे अभी कभी एलिमिनेट करो। वांग लिन कहाँ सुनने वाला था। उसके जो ये व्हाइट ड्रैगन्स थे ये इसके ऊपर दे तनातन अटैक करते हैं यार, उसके मरीडियंस तक को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पे अनाउंसर और बाकी सब शॉक्ड हो जाते हैं कि तभी वांग लिन इस हद तक रूथलेस हो जाता है कि अनाउंसर को बीच में आना पड़ता है। अपना स्पेयर लेके वांग लिन की तरफ तानते हुए कहता है कि वांग लिन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी, तुम रूल्स को कैसे तोड़ सकते हो। वांग लिन कहता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग हमें डीमन जनरल्स को मारना नहीं है, मुड़ के देख लो वो अभी भी जिंदा है। अनाउंसर कहता है जिंदा? हाँ जिंदा, तुमने उसके मरीडियंस डिस्ट्रॉय कर दिए। वांग लिन कहता है तो क्या हुआ। सभी की बोलती बंद हो जाती है। यहाँ पे वाइस कमांडर हुआंग भी हैरानी के साथ वांग लिन को देख रहा था और ये अनाउंसर इसे गुस्सा तो आ रहा था लेकिन बेचारा कुछ बोल नहीं पाता और कहता है कि इस राउंड का विनर है वांग लिन। जिसके बाद वो यहाँ AOD के जो असिस्टेंट है उसे बुलाता है लेकिन वो पहली हार मान लेता है। अब यहाँ पे वांग लिन मुड़ के चला जाता है क्योंकि उसका ओपोनेंट यहाँ पे लड़ना ही नहीं चाहता। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक दिन बीत जाता है। यहाँ पे फाइनली वांग लिन एक और डीमन जनरल को हरा देता है और ऐसे करते करते टोटल उसने 4 राउंड जीत लिए थे, जिसका मतलब ये है कि वांग लिन सेकंड राउंड में जाने के लिए क्वालिफाइड है। और वो अनाउंसर भी ये अनाउंस करता है। मोलिया इससे कहने लगता है कि ब्रदर वांग अब आपको चल के रेस्ट करना चाहिए क्योंकि आने वाले मुकाबले में मुझे आप पे ही रिलाई करना है और आप इस अनाउंसर की बातों को ज्यादा सीरियस ना ले, ये बस इतना ज्यादा इसलिए एरोगेंट बन रहा है क्योंकि जिसके सिर के ऊपर डीमन एम्परर का हाथ है, लेकिन जब एक बार डीमन एम्परर तुम्हें रिकॉग्नाइज कर लेना तो ब्रदर वांग इसकी हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे सामने मुंह खोलने की। हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ से जाने लगता है, यानी कि अपने पैलेस में जहाँ पे जाके वो रेस्ट करने वाला था कि तभी वो जाता है और यहाँ पे वही लड़की अपीयर होती है, यानी कि डीमन एम्परर की स्वॉर्ड स्पिरिट। वांग लिन जब यहाँ बैटल कर रहा था ना तो इसने नोटिस कर लिया था कि डीमन एम्परर का जो थ्रोन है उसके पास में ये लड़की मौजूद थी, तो वो अंदाजा लगा लेता है कि हो ना हो ये उसी की स्वॉर्ड स्पिरिट है। और यहाँ पे वो मस्त शुगर एप्पल्स खा रही थी कि तभी यहाँ अपने डिवाइन सेंसेस से पता लगा लेती है कि वांग लिन यहाँ से जा चुका है। तो अब वो इमीडिएटली वांग लिन को फॉलो करना शुरू कर देती है क्योंकि इसे वांग लिन से वही ऑरा फील हो रही थी जो कि उसे तब फील हुआ था जब वांग लिन होंग प्रिजन के अंदर गया था और फिर इसके नाक में दम कर दिया था और जिसके बाद वांग लिन वहाँ से एस्केप भी कर गया था, जिसके चलते से काफी ज्यादा गुस्सा भी आया था। अगर तुमने प्रीवियस पार्ट देखे होंगे तो तुम्हें याद होगा। वांग
वांगलिन यहाँ से एस्केप कर रहा था और ये जो स्वॉर्ड स्पिरिट थी वो स्वॉर्ड फॉर्म में थी और उससे ही वो ढूंढ रही थी कि तभी यहाँ पे शू लीग्यू वांगलिन से कहता है कि मास्टर आप मुझे बाहर आने दो। लिटिल ब्लैक यानी कि हाफ मून ब्लेड उसने मुझे कुछ नई टेक्निक सिखाई है, मैं इसके चलते ना इसकी ऐसे छुट्टी कर दूंगा, उसे एक बार मुझे बाहर तो आने दो। वांगलिन सोचता है कि हाँ इसे बाहर आने दिया जाए, तब तक ये टाइम बाय कर लेगा और मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। वांगलिन इसे निकालता है। शू लीग्यू भी बड़े ताव से बाहर आता है और सीधा स्वॉर्ड स्पिरिट की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि ये स्वॉर्ड स्पिरिट एक खूबसूरत सी कन्या है, इसका गेम वहीं ओवर हो जाता है। इसकी आंखों में ऐसे दिल नजर आने लगते हैं, बिल्कुल प्यार में लट्टू हो चुका था और वो कहता है कि खूबसूरत सी लड़की यहाँ आओ, मेरे साथ खेलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। यहाँ पे उसकी ठरक देख कर ना उससे स्वॉर्ड स्पिरिट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लगती है कि आखिर ये किस ठरकी से मेरा पाला पड़ गया, और वो घुमा के एक लात सीधा उसके मुंह पे चढ़ती है। लेकिन शू लीग्यू वो तो सोच के आया था कि आज तो मैं अपनी लव स्टोरी लिख के रहूंगा। यहाँ पे वो अपनी दुख भरी गाथा सुनाने लगता है कि पहले भी मेरा एक लड़की से पाला पड़ा था, लेकिन हमारी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। मैं उसे दिन रात मिस करता रहा, लेकिन हेवन ने मुझे दोबारा मौका दिया है। जिसे खोया है उसका गम नहीं और जिसे पाया है वो किसी से कम नहीं। इसके शेरो शायरी से बोर होकर वो स्वॉर्ड स्पिरिट जाने लगती है, लेकिन शू लीग्यू उसका पीछा करता है और कहता है कि अरे रे मेरी जान कहाँ जा रही हो। यहाँ पे ये कहते साथ ही वो उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्वॉर्ड स्पिरिट इससे तंग आकर दूर जाने लगती है कि तभी वांगलिन यहाँ पे उसे घसीटते हुए अपने पास बुला लेता है, जिस वजह से शू लीग्यू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहना लगता है कि वांगलिन आखिर तुम करना क्या चाहते हो, खुद तो यहाँ पर इतने सालों से अकेले फिर रहे हो, देवदास वाली जिंदगी गुजार रहे हो, लेकिन थोड़ा बहुत जो मेरे जिंदगी में मजा आ रहा है उससे भी तुम्हें इतनी जलन। तुम शू लीग्यू के चांद से इतना ज्यादा जलते हो। हाँ, तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं कि तुम्हारे सामने कोई और खुश है, कोई और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। हाँ, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कहते साथ ही वो खुद को उन सील से आजाद करके यहाँ से दूर जाने लगता है। और अब यहाँ पे वांगलिन समझ चुका था कि जो पुराने सील्स है ये शू लीग्यू को अब और टेम करके नहीं रख सकते। अब यहाँ पे वो वापस से नए रिस्ट्रिक्शंस को बनाकर शू लीग्यू को टेम करता है, जिसके चलते इसे गुस्सा आता है। वो लिटिल ब्लैक यानी कि हाफ मून ब्लेड को बाहर बुलाता है और कहता है कि मेरी हेल्प करो। अब यहाँ पे हाफ मून ब्लेड भी इसकी मदद को जाता है, लेकिन वांगलिन इतनी टेरिफाइंग प्रेशर को इन दोनों पे डालता है कि हाफ मून ब्लेड भी अब आगे नहीं बढ़ पाता। और अगले ही पल यहाँ पे शू लीग्यू कहता है कि मैं मेरे प्यार के लिए ना किसी भी हद तक जाऊंगा, मैं कुछ भी रिस्क में डाल सकता हूँ। कि तभी हाफ मून ब्लेड को वो इशारा करता है और वो उड़ते हुए जाकर सीधा शू लीग्यू के जैसे हाथों को उस रिस्ट्रिक्शन से आजाद कराने वाली थी कि तभी शू लीग्यू देखता है यहाँ पर वांगलिन ने इन दोनों को पूरी तरीके से कंट्रोल में ले लिया था। अब यहाँ पे वांगलिन की ताकत को देखते साथ ही शू लीग्यू अब यहाँ उसके सामने झुक जाता है और कहता है अरे मास्टर, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं कसम खाता हूँ, मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा उस लड़की की तरफ पलट के नहीं देखूंगा। मुझे पता नहीं था आप इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। यहाँ पे हाफ मून ब्लेड भी वांगलिन से डरकर शू लीग्यू के पीछे छुप रहा था। कि तभी वांगलिन कहता है कि तुम्हें पता है ना ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है, किसी ने अगर तुम्हें देख लिया तो तुम्हें लगता है कि वो लोग तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे, और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को वो लोग रिमूव करके तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए वो लोग अपना गुलाम बना लेंगे। शू लीग्यू कहता है कि पर मैं तो पहले से एक स्वॉर्ड स्पिरिट हूँ, अगर वो मुझे पकड़ भी लेंगे तो मुझे दूसरे स्वॉर्ड की स्पिरिट ही तो बनाएंगे। कि तभी वांगलिन को गुस्सा आता है, जो देख के यहाँ पे शू लीग्यू की अकल ठिकाने लग जाती है और वो कहता है कि मैं समझ गया, मैं आगे से कभी भी आपको डिफाई नहीं करूंगा। वांगलिन कहता है कि तुम दोनों ने कुछ नई ट्रिक सीख ली है, हाँ, जिसका मुझे तुम लोगों ने बताया भी नहीं। अब यहाँ पे शू लीग्यू और बेचारा जो हाफ मून ब्लेड है इन दोनों की बोलती बंद हो जाती है और ये दोनों उसके पास वापस चले जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पे हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा आकर वांगलिन को बताता है कि आपसे मिलने यहाँ पे कोई आया है। वांगलिन यहाँ पे जाता है और वो देखता है कि ये सारे असिस्टेंट्स हैं बाकी के डीमन जनरल्स के, जो कि कल कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं। अब यहाँ पे ये सभी लोग वांगलिन को शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि फेलो कल्टीवेटर वांग, आपकी वजह से हमें पता चला है कि ये जो डीमन जनरल का कंपटीशन है ये बस हम जैसे आउटसाइडर कल्टीवेटर्स के खून से रंगने के लिए बनाया गया है। डीमन एम्परर के रूल की वजह से डीमन जनरल्स को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें यहाँ पे बेरहमी के साथ मार दिया जाएगा। इसी वजह से हम सभी अपने नाम को विड्रॉ करके यहाँ से निकल रहे हैं, बस आपको फेयरवेल कहने आए थे। वांगलिन भी इन्हें फेयरवेल कहता है और ये लोग चले जाते हैं। वांगलिन यहाँ पे कहने लगता है कि वाकई में ये जो डीमन जनरल का रूल है ये काफी ज्यादा रिस्की है, क्योंकि मुझे यकीन है कि जो अनाउंसर वुशु है वो मुझे बार बार टारगेट करेगा और इस रूल के चलते मेरी जान भी शायद जा सकती है, लेकिन मैं इसका कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लूंगा। इसी के साथ हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगलिन उसी जिथर म्यूजिक को सुनने के लिए नदी किनारे मौजूद था। कि तभी इस बार उसे वही बंदा नजर आता है जो कि वांगलिन को यहाँ पे एक ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। वांगलिन वहाँ पे पहुंच जाता है और आते साथ ही उसकी प्रेजेंस से जो लड़की जिथर प्ले कर रही थी वो रुक जाती है। कि तभी ये बंदा कहता है कि मिंग शुआन, इसे बजाना बंद मत करो। मिंग शुआन यानी कि वो लड़की जो कि जिथर प्ले कर रही थी वो वापस से बजाना शुरू करती है। वांगलिन यहाँ पे जैसे ही ड्रिंक करता है पहली जिप लेता है, वांगलिन को अपनी पुरानी लाइफ याद आने लगती है, उसकी बचपन से लेकर अब तक की सारी जर्नी, यानी कि कल्टीवेट करते दौरान जितने भी उसने स्ट्रगल किए थे उसे सब कुछ अपनी नजरों के सामने दिखाई देता है। वो कहता है कि की कंडेंसेशन से लेकर सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज के पीक तक का ये सफर काफी ज्यादा बड़ा रहा
है, लेकिन कल्टीवेटर्स की जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। जैसा कि उसने कहा कि कल्टीवेटर्स को फ्लो के साथ चलना चाहिए, लेकिन अगर मैं हेवन के फ्लो के साथ चलूं तो फिर मुझ में क्या बात रहेगी। हेवन के साथ चलना ये मेरा रास्ता नहीं हो सकता। वांग लिन यहाँ पे खुद को एक अजीब दुविधा में पाता है। वो यहाँ पर अपने अब तक की जर्नी को याद करके हेवन के पैथ को भी इमेजिन करता है और कहता है कि नहीं, मैं हेवन के पैथ के साथ नहीं चल सकता। मैं वो कल्टीवेटर नहीं हूँ जो हेवन के फ्लो को फॉलो करो। मैं हेवन डिफाइन कल्टीवेटर हूँ। यहाँ पे ये जो बंदा है, यानी कि ये एक यहाँ पे वांग लिन के इस कश्मकश को बाहर से वो बंदा भी फील कर पा रहा था। और जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि और कोई नहीं बल्कि डीमन एम्परर है। वांग लिन यहाँ पे अपने दाव को भी समझने की कोशिश कर रहा था और फिर एट द एंड वही कंक्लूजन वो निकालता है कि नहीं, मैं हेवन के अगेंस्ट चलता हूँ और हेवन को डिफाई करना ही मेरा दाव है। इसी के साथ वांग लिन अपनी आंखें खोल चुका था। उसे समझ में आ चुका था कि आखिर उसे एक्सटेंडेंट के लिए कौन सा रास्ता अपनाना है। वांग लिन इस बंदे को रिस्पेक्ट देकर वहाँ से चला जाता है। अपनी मुट्ठी टाइट करते हुए कहता है कि मैं अगर एक्सटेंडेंट लेवल पे ब्रेक थ्रू करूंगा तो अपने रास्ते पे चल के करूंगा। मैं हेवन के पैथ को फॉलो करके ब्रेक थ्रू नहीं करूंगा। अब यहाँ पे हम उसे डीमन एम्परर को देखते हैं, यानी कि उस बंदे को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए कहता है कि क्या बात है, मैंने ऐसा लड़का आज तक नहीं देखा। शायद ये वही है जिसका एंसेस्टर इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।